श्रेणी के बारे में। तो समांतर श्रेणी को जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए इसका संक्षिप्त नाम क्या होता है, इसका जो है संक्षिप्त नाम देखिए समांतर श्रेणी का जो है संक्षिप्त नाम क्या क्या होता है। देखिए हिंदी में अगर लिखें तो ऐसे भी लिखते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, या इंग्लिश में लिखें तो एपी। क्या लिखेंगे? एपी लिखेंगे। तो ये समांतर श्रेणी का जो है संक्षिप्त रूप है, समांतर श्रेणी का संक्षिप्त रूप है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी क्या होता है, यानी ऐसी श्रेणियों के पद जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी में कहलाता है। यानी ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में, जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से, कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से, यानी पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी में कहलाता है। ठीक है, यानी अब यही कहा जा रहा है कि ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी में कहलाता है। यानी समांतर श्रेणी क्या है, आइए देखते हैं हम लोग समांतर श्रेणी को जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे अब देखिए समांतर श्रेणी में जैसे हमने लिखा 2 4 6 8 10, ठीक है, डॉट 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 ऐसे खाली स्थान। ठीक है, यानी देखिए हमने क्या किया 2 4 6 8 10 लिया हमने। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। देखिए क्या कर रहा है कि प्रत्येक पद जो है पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। यानी जो पूर्व पद है उसमें कोई नियत संख्या या तो जोड़ दे या तो घटाने से जो प्राप्त होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 हमने लिया। अब देखिए 2 में हमने +2 किया तो 4 हुआ, 4 में हमने +2 किया तो 6 हुआ, 6 में +2 किया 8 हुआ, 8 में +2 किए 10 हुआ, वैसे ही 12 14 16 18 ऐसे हमारा चलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई एक निश्चित संख्या जो है इसमें क्या कर दी है, जोड़ते हुए चले गए हम लोग। तो इसे +2 +2 +2 +2 यानी 2 2 सबको हम क्या करते गए, बढ़ाते चले गए, यानी जोड़ते हुए चले गए। तो ये हमारा क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। यानी किसी नियत संख्या को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ले लिया हमने 1 3 5 7 9 11 ऐसे हम ले लिया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें +2 जोड़ते जा रहे हैं, +2 यानी एक निश्चित संख्या जोड़ा गया है, इसमें एक निश्चित संख्या इसमें क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, यानी समांतर श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें आता है जो समांतर श्रेणी है, ये तो समझ में आया कि समांतर श्रेणी क्या है। एडिशन लिखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, एक नया सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने लिखा 35 30
25, 20, 15, 10, 5 ऐसे हमें लिखते चला गया। ठीक है, अब देखिए क्या है कि पूर्व पद में, अब यहाँ पे देखेंगे कि पूर्व पद में 5 घटाते गए हैं, 5 क्या गया है, घटाते चले गए हम लोग, तो 5 घटते हुए चला गया है, तो ये क्या है, एपी में होगा, क्योंकि एक नियत संख्या घटाई गई है। पूर्व पद में से एक नियत संख्या इसमें क्या कर दी गई है, घटा दी गई है, तो ये समांतर श्रेणी में प्राप्त होगा, यानी ये जो है ये सीरीज है एपी। ठीक है, तो ये होता है हम लोगों का समांतर। अब देखिए यहाँ पे सर्वांतर को हम डी से दर्शाते हैं, किससे दर्शाया जाता है, डी से, यानी सर्वांतर को स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, यानी समांतर श्रेणी बनाने के लिए उसके पदों में जिस संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है, जिस संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है, उस संख्या को समांतर श्रेणी का जो है सर्वांतर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सर्वांतर के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात ये याद रखनी होगी कि सर्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, यानी जो सर्वांतर है उसका मान जो है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। इसके बाद तीसरी बात होती है कि समांतर श्रेणी कैसे निकाला जाएगा। तो समांतर श्रेणी में किसी पद को अगले पद से घटाकर सर्वांतर निकाला जा सकता है, यानी समांतर श्रेणी में किसी पद को अगले पद से घटाकर सर्वांतर निकाला जा सकता है, यानी जो अगला पद है उसमें से पिछले पद को जो है घटा करके सर्वांतर निकाला जाता है। तो आइए यहाँ पे सर्वांतर के बारे में पहला पॉइंट नोट करते हैं हम लोग कि सर्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, या शून्य हो सकता है, यानी जो डी का मान है वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, या शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे बात ये रही कि सर्वांतर हम कैसे निकालेंगे, सर्वांतर कैसे निकाला जाता है। तो आइए सर्वांतर निकालना सीखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे कि कोई हमें समांतर श्रेणी दिया है और उसका सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए सर्वांतर ज्ञात करना, सर्वांतर ज्ञात करना। देखिए आइए बच्चों, बस हम ये लोग छोटे से आसान तरीके से सीखेंगे हम लोग कि किसी भी समांतर श्रेणी का सर्वांतर कैसे निकाला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं एपी ले रहे हैं, एक एपी ले रहे हैं, ठीक है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ले लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका हमें सर्वांतर निकालना है। इसे क्या निकालना है, हमें सर्वांतर निकालना है। तो देखिए सर्वांतर, सर्वांतर यानी डी बराबर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो अगला पद है, अगले पद में से पिछले पद को घटा दिया जाएगा, यानी 4 में से 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी 4 - 2 कर देंगे। 4 - 2 कर देंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, यानी सर्वांतर कितना आ गया, 2 आ गया। यानी अगले पद में से पिछले पद को घटा देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो सर्वांतर का मान होता है। ठीक है, जैसे और कोई लेते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे 35 हो गया, 40, 45, 50, ऐसे आगे बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका हमें सर्वांतर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सर्वांतर। तो देखिए सर्वांतर डी कैसे निकालेंगे, यानी अगले पद में से पिछले पद को घटा दिया जाता है, अगले पद में से पिछले पद में घटा देंगे, यानी 40 में से 35 को घटा देंगे, तो 40 - 35, तो
देखिए 40 से 35 घटा देंगे कितना होगा 5, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरह से समांतर निकालते हैं, यानी कोई भी समांतर श्रेणी दिया हो उसके अगले पद में से पिछले पद को जब घटा देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहा जाता है। ठीक है, तो आओ बच्चों, अब मुझे आशा है कि आप लोगों को जो है सर्वांतर निकालने आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पहले सवाल को देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 है। एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। यानी हमें कुछ सवाल दिया हुआ है और उनको पढ़ के बताना है और उसको इक्वेशन के माध्यम से, यानी एक समांतर श्रेणी बना करके बताना है कि जो कंडीशन है, जो स्थिति दी गई है, क्या यह स्थिति एपी में है या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। पहला सवाल हमें क्या दिया हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी यहाँ पे कंडीशन ये दिया गया है कि एक टैक्सी का जो किराया है, एक जो पहला 1 किलोमीटर होगा उसके लिए 15 रुपये है, फिर उसके अतिरिक्त यदि आप जैसे जैसे किलोमीटर आपका बढ़ेगा 8 रुपये प्रति किलोमीटर के अतिरिक्त भाड़ा लगेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो प्रथम 1 किलोमीटर है उसका किराया जो है 15 रुपया है। ठीक है, तो लिखेंगे किराया जो है 1 किलोमीटर के लिए, यानी 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है उसका 15 रुपये है। कितना है 15 रुपये है। अब देखिए 2 किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर, तो देखिए ये 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 2 किलोमीटर की दूरी हमें जाना है, तो 2 किलोमीटर को मैं लिखूंगा 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रथम जो किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपये है, यानी जो पहला किलोमीटर है इसके लिए किराया कितना है 15 रुपये है, और प्लस अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपये है। तो इस 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपये। तो 2 किलोमीटर का कुल किराया कितना हो गया, 15 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23 रुपये। कितना हो जाएगा 23 रुपये हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम 3 किलोमीटर का निकालें, कितने का निकालें 3 किलोमीटर का निकालें किराया, तो देखिए 3 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इसको 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर लिख सकते हैं। 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, तो 2 और 1 3 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कही रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपया, यानी शुरुआती का जो 1 किलोमीटर दूरी तय किया जाएगा उसका किराया 15 रुपये देना पड़ेगा। तो देखिए ये जो 1 किलोमीटर है इसका किराया कितना है 15 रुपये है। इसके बाद प्लस करे कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है, यानी 1 किलोमीटर जब आप चल लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जितना दूरी तय करेंगे प्रति किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपये देना पड़ेगा। तो देखिए ये 3 किलोमीटर दूरी तय किया, तो शुरुआत में 1 किलोमीटर जो तय किया उसके लिए 15 रुपये देना पड़ेगा, और बाकी अतिरिक्त 2 किलोमीटर चल दिया उसने, 2 किलोमीटर और चला है तो 1 किलोमीटर का 8 रुपये है, तो 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 16। अब इसे 15 में 16 रुपये जोड़ देंगे, 15 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, अब वैसे ही जो है 4 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 4 किलोमीटर दूरी के लिए मैं कितना लिख लूंगा 1 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर। तो देखिए प्रथम 1 किलोमीटर के लिए, यानी शुरुआती का जो 1 किलोमीटर चलेंगे टैक्सी से, उसका किराया आपको कितना देना पड़ेगा 15 रुपये देना है। इसके प्लस 3 किलोमीटर और अतिरिक्त चल दिया है, 3 किलोमीटर और अतिरिक्त चल दिया है, तो 1 किलोमीटर अतिरिक्त चलेंगे तो कितना देना पड़ेगा 8 रुपये।
तो 3 किलोमीटर अतिरिक्त चलेंगे तो 3 गुणे 8 कर देंगे, तो 3 गुणे 8 करेंगे तो 3 आठे 24 रुपए हो जाएगा। यानी जो अतिरिक्त 3 किलोमीटर चला है इसका 8 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना हो जाएगा, 8 लिखे 24, यानी इसका हो जाएगा 24 रुपए। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 में 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 39 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39 रुपए हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग किराए का एपी निकालते हैं, किराए का एपी यानी समांतर श्रेणी के रूप में हमारा जो किराया हुआ है उसको लिखते हैं। तो देखिए पहले कितना था, 15 है, इसके बाद 23 है, 23 हो गया, इसके बाद 31 है, 31 लिखेंगे, इसके बाद 39 रुपए है तो 39 रुपए लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही आगे ये सीरीज जो है समांतर श्रेणी बढ़ता रहेगा। ठीक है, अभी कह रहा है एपी में है कि नहीं है। देखिए कोई भी समांतर श्रेणी है या नहीं है इसका जांच करने के लिए हमें सर्वांतर निकालना पड़ेगा। तो यदि हमारा प्रत्येक पद का सर्वांतर यदि समान है तो वह समांतर श्रेणी में होगा, वह समांतर श्रेणी में होगा। तो सबसे पहले ये जो समांतर श्रेणी दी गई है इनका हम सर्वांतर निकालते हैं प्रत्येक पद का और देखते हैं कि क्या समांतर दिए गए पदों का जो सर्वांतर है वो समान आता है या नहीं। यदि समान आ गया तो वो जो है समांतर श्रेणी में होगा, यदि समान नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो आइए सर्वांतर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे D1 निकालेंगे, D1 निकालेंगे तो 23 में से 15 घटा देंगे, 23 माइनस 15। तो देखिए 23 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसके बाद देखिए D2 निकालना है, D2 यानी 31 में से 23 को घटाएंगे, 31 में से 23 को, 31 माइनस 23 घटाएंगे। तो देखिए 31 में से 23 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 8। ठीक है, अब इसके 39 में से 31 घटाते हैं, D3 यानी तीसरा सर्वांतर निकालते हैं। तो 39 माइनस 31 करेंगे, 39 माइनस 31। देखिए 39 में से 31 घटाएंगे तो 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पे D1, D2, D3 यानी सभी जो पदों का जो सर्वांतर आया वो समान है, अतः दिए गया जो पद है ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना है, 8, अतः यह एपी में है, एपी में है। यानी प्रत्येक पदों का जो सर्वांतर निकाला जाएगा यदि समान हो जाता है आपस में तो वह एपी में होगा, अन्यथा नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है पहला सवाल जो है फाइनल हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। ये पहले का सेकंड है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, अब आते हैं किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी एक बेलन है, उस बेलन में हवा भरा गया है, ठीक है, और एक बार में एक उस पूरे हवा जो बेलन में हवा भरा है उसका 1/4 भाग जो है बाहर निकाल देता है। एक बार में 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे जैसे कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके पास एक बेलन है, ठीक है, एक क्या है, बेलन है, और ये पूरा हवा से क्या हुआ है, भरा हुआ है, इसमें हवा भरा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि बेलन में हवा का आयतन, बेलन में हवा का आयतन बराबर 64। मान लेते हैं कि जो बेलनाकार जो टैंक है उस टैंक में हवा का आयतन कितना है, 64 है। ठीक है, अब ये जो 64 है ये प्रथम पद है, ये 64 क्या है, प्रथम पद है। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी एक बार में
1/4 भाग जो हवा है वो बाहर निकल जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो 64 था, तो अब जो कितना है 64 है, तो यहाँ पे ये जो A1 बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रथम पद कर सकते हैं इसको A1 बराबर, ठीक है, प्रथम पद है A1 बराबर 64, ठीक है। अब जो दूसरा A2 बराबर आएगा, यानी दूसरी बार, पहली बार तो शुरुआती में 64 था, ठीक है, बेलन में हवा का आयतन, अब 1/4 भाग निकलेगा एक बार में। कह रहे हैं कि निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, 1/4 भाग निकाल देता है। तो देखिए यहाँ पे 64 का 1/4 कर देंगे, तो देखिए 4 से कटा देंगे तो ये होगा 16 चौके 64 होता है, यानी 16 एकम 16, यानी 64 आयतन था, तो पहली बार 64 था। जब इसमें से 1/4 भाग निकाला गया, यानी 16 क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, यानी 64 में से 16 निकाल दिया गया, तो कितना बचा 48, यानी अब A2 का मान कितना हो गया 48 हो गया। अब कह रहा है कि यदि हम A3 निकालें, फिर तीसरी बार, कितनी बार, तीसरी बार, यानी तीसरा पद निकालते हैं, तो फिर 48 का 1/4 कह ही रहा है कि बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, यानी शेष जो बचा है उसका 1/4 भाग वो बाहर निकाल देता है। तो देखिए शेष अब कितना बचा, 48 बचा है, तो 48 का 1/4 कर देंगे, 48 का 1/4 कर देंगे, तो 4 से कटा देंगे, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी की 8, अब कितना बच जाएगा 12 एकम 12, यानी 48 था बचा है, तो 48 में से 12 फिर क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो 48 माइनस 12 हो जाएगा, तो 48 में से 12 घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा 36 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 36 बचेगा। अब चौथा पद यदि निकालें, तो अब देखिए ये कितना बचा है 36 बचा है, 36 में से अब चौथे बार क्या निकालना है हमको, चौथे बार में जो है हमें जो शेष है उसका 1/4, तो शेष कितना बचा है 36, तो हम 36 का 1/4 निकाल देंगे, तो देखिए 4 से कटा देंगे, 4 9 36 होता है, तो 9 एकम 9, यानी 9 आयतन जो है कम हो गया, तो 36 माइनस 9 कर देंगे, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो ये जो है एक सीरीज बनेगा, ठीक है, इसे हम AP बनाते हैं, ऐसे सीरीज के रूप में बनाते हैं, तो लिखेंगे 64 48, ऐसे लिखेंगे 64 48 36 27, ठीक है, ये क्रम ऐसे ही क्या होगा चलते रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, ये पता करना है कि जो स्थिति दी गई है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का एक ही शर्त होता है कि प्रत्येक पदों के बीच समान अंतर होना चाहिए, समान अंतर, यानी नियत संख्या जोड़ी जाएगी और नियत संख्या या तो घटाई जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले D1 निकालते हैं, क्या निकालते हैं D1 निकालते हैं, यानी इन दोनों का सर्वांतर निकालते हैं। तो देखिए इस दूसरे में से पहले पद को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 48 माइनस कितना करेंगे 64 करेंगे, तो देखिए कितना बचेगा, ये 14 में से 8 घटेगा 6 बचेगा, ये 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा, यानी माइनस 16 बचेगा, ठीक है। अब दूसरा पद निकालते हैं, D2 बराबर निकालते हैं, तो देखिए 36 में से 48 को घटाएंगे, तो 36 माइनस 48 करेंगे, तो देखिए अब कितना बचेगा, तो 18 में जो है 8 में से 6 जाएगा, और देखिए यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा, कितना होगा 2 होगा, और 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा 12। तो देखिए 36 में से 48 घटा रहे हैं, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को जब घटाते हैं तो माइनस में आती है संख्या, तो -12 होगा। अब इसके बाद 27 में से 36 को घटाते हैं, D3 निकालते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 27 माइनस 36। अब देखिए 27 और 36 में कितने का अंतर है, 9 का, कितने का अंतर है 9 का। अब देखिए छोटी संख्या है 27 और ये 36 बड़ी संख्या, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जब घटाएंगे तो माइनस में बचती है संख्या। तो देखिए क्या D1 D2 और D3 का मान समान आया हुआ है, नहीं आया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पर लास्ट लाइन लिख देंगे, चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3
अतः यह एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। तो इस तरह से जो है हम इस सवाल को सॉल्व। और देखिए यहाँ पे आते हैं तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो तीसरे सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है। यानी कहा जा रहा है कि एक कुएं की खुदाई की जा रही है और जब शुरुआती का 1 मीटर खोदा गया तो उसका खर्च 150 रुपया आया। यानी शुरुआती का जो 1 मीटर खोदा गया कुएं को तो उसका खर्च कितना आया, 150 रुपया आया। फिर कह रहा है कि और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। यानी अगला मीटर जब खुदाई हुआ तो उसका 50 रुपये बढ़ गया, फिर यानी हर बार 50 रुपये क्या होते जा रहा है, अतिरिक्त बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि प्रथम जो मीटर है यानी 1 मीटर की खुदाई की जो लागत 150 रुपये है, यानी लिखा हुआ है कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है। यानी लिखेंगे दिया है प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया। यानी शुरुआती में जो कुएं को 1 मीटर खोदा गया तो उसका खर्च कितना है, 150 रुपया आया। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रति मीटर अतिरिक्त खुदाई की लागत कितना कर रहा है, 50 रुपए बढ़ती जाती है, हर बार 50 रुपए बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए देखिए A1 बराबर यानी पहला मीटर जब खोदा गया यानी 1 मीटर जब खुदाई हुई तो उसका खर्च कितना आया था, 150 रुपए आया था। कितना आया, 150 रुपए। अब देखिए दूसरा पद निकालेंगे, यानी जब 2 मीटर खुदाई हुआ तो देखिए 2 मीटर को हम क्या लिखेंगे, 1 मीटर प्लस 1 मीटर लिखेंगे। तो देखिए प्रथम यानी शुरुआती का जो 1 मीटर खोदा गया तो इसका खर्च कितना लगा, 150 रुपये लगा, प्लस और 1 मीटर खुदाई के बाद जब खोदा गया दूसरा मीटर जब खुदाई करना चालू किया गया तो इसका खर्च अब कितना रुपए बढ़ेगा, 50 रुपये बढ़ जा रहा है। तो कितना हो गया, 50 हो गया। 150 और 50 मिलके कितने हो जाएंगे, 200 रुपए। यानी 2 मीटर खुदाई करने का खर्च कितना आया, उसका 200 रुपये आ गया। अब इसके बाद A3 यानी 3 मीटर खुदाई करना है तो 3 मीटर को हम लिखेंगे 1 मीटर प्लस 2 मीटर। तो देखिए शुरुआती का जो 1 किलोमीटर है इसके लिए खर्च कितना है, 150 रुपया है, प्लस अब देखिए 2 मीटर और खोदा गया है, 2 मीटर और खोदा गया है अतिरिक्त, तो 1 मीटर अतिरिक्त खुदाई करेंगे तो कितना देना पड़ेगा, 50 रुपए। तो 2 मीटर अतिरिक्त खुदाई किए हैं तो 2 मीटर कितना देगा, 50 दूनी के 100 रुपए हो जाएगा। तो 2 मीटर का कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 150 और 100 रुपए मिलकर कितना हो जाएगा, 250 रुपए हो जाएगा। यानी 3 मीटर कुएं की जब खुदाई की गई तो 250 रुपए खर्च आता है। इसके बाद जो है चौथे मीटर जब खुदाई की गई, क्या मीटर, चौथे मीटर की जब खुदाई हुई तो इस 4 मीटर को जो है 1 मीटर प्लस 3 मीटर लिख लेंगे, 1 मीटर प्लस 3 मीटर लिखेंगे। तो देखिए शुरुआती का जो 1 मीटर खुदाई हुआ है उसका खर्च कितना है, 150 रुपए है, ठीक, प्लस अब देखिए 3 मीटर अतिरिक्त खोद दिया गया तो 1 मीटर अतिरिक्त खुदाई की लागत कितना है, 50 रुपए है, और अतिरिक्त कितना खुदाई हो गया, 3 मीटर, तो 50 तिहाई कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। तो 3 मीटर का कितना हो जाएगा, 150 रुपये, और 150 और 150 यानी 150 रुपये और 150 रुपये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल खर्च 300 रुपये हो जाएंगे। यानी 4 मीटर जब कुएं की खुदाई की गई तो 300 रुपये लगा। अब देखिए यहाँ पे जो है हम एक सीरीज जो है समांतर श्रेणी बनाते हैं तो इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं। तो देखिए शुरुआती में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितना था, 150, 200, 250, ठीक है, लिखेंगे 150, 200, 250
इसके बाद A4 कितना है 300 है, 300 ऐसे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब इनका हम निकालेंगे सर्वांतर। क्या निकालेंगे? सर्वांतर। यदि सर्वांतर बराबर आया तो ये AP में होगा, यदि सर्वांतर का मान बराबर नहीं आया तो ये AP में नहीं होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं हम लोग कि ये AP में है या नहीं। तो D बराबर निकालेंगे। तो देखिए दूसरे पद यानी अगले पद में से पिछले पद को घटा दिया जाता है, यानी अगले पद में से पिछले पद को जब घटा देंगे तो वो सर्वांतर निकल करके आ जाता है। तो देखिए 200 माइनस 150 करेंगे, 200 माइनस 150 कितना आ जाएगा? 50 आएगा। यानी 200 में से 150 घटा देंगे कितना बचेगा? 50 बचेगा। अब इसका 250 में से जो है इसको D1 मान लेते हैं, D2। अब देखिए 250 में से 200 को घटाएंगे, यानी अगले पद में से पिछले पद को घटाया जाता है। तो 250 में से 200 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 50 आएगा। कितना आएगा? 50 आएगा। अब इसके बाद D3 निकालते हैं। D3 यानी 300 माइनस 250, 300 माइनस 250। तो देखिए 300 में से 250 घटा देंगे तो कितना बचेगा? हमारा 50 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अतः D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 50। यानी प्रत्येक पद का सर्वांतर निकाला गया तो कितना आया है? सर्वांतर 50 आया हुआ है। तो इसलिए यह AP में है, इसलिए यह AP में है क्योंकि इसका सर्वांतर का जो मान है सब 50 50 50 आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जो था तीसरा था। अब आते हैं चौथे पर इस सवाल में, ठीक है। तो चौथा सवाल क्या दिया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, यानी मिश्र धन हमें निकालना है, अमाउंट, ठीक है। जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, यानी 10,000 मूलधन दिया हुआ है और 8% दर लेकर के उसको जमा कर दिया जाता है, और इंटरेस्ट कौन सा लगाया जा रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है, और चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करके उसका एक AP बनाना है, यानी समांतर श्रेणी बनाना है, और उसके बाद जांच कर लेना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी A बराबर होता है, ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 T, ठीक है। A जो है चक्रवृद्धि मिश्र धन है, P जो है प्रिंसिपल वैल्यू है यानी मूलधन है, R जो है रेट है यानी दर है, और T जो है समय है यानी टाइम है, कि कितने समय के लिए वो ब्याज मतलब जो राशि है वो जमा किया हुआ है खाते में। तो देखिए शुरुआती में जो राशि है वो कितना है, यानी उसका मूलधन जो है कितना है? 10,000 रुपये है। कितना है? 10,000 रुपये है, ठीक। और उसने दर क्या रखा है? फिक्स किया है 8%, 8% वार्षिक, 8% वार्षिक। और किस पर? चक्रवृद्धि ब्याज की दर दे रहा है। तो प्रथम वर्ष के लिए, किसके लिए निकालेंगे? प्रथम वर्ष के लिए। तो देखिए प्रथम वर्ष के लिए जब निकालेंगे हम लोग वो A1 ले लेते हैं। A1 बराबर देखिए पहला अमाउंट जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 10,000 है। कितना है? 10,000 है। 1 प्लस रेट कितना है? 8 है, 100, और समय 1 साल के लिए, ठीक है, प्रथम वर्ष के लिए निकाला गया। तो A1 बराबर निकालेंगे तो देखिए 10,000 हो जाएगा, इंटू इसका LCM कितना हो जाएगा? लमसम 100 हो जाएगा। अभी 100 में 1 का गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, 100 एकम 100, 100 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 108। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए? कट गए। तो पहला अमाउंट हमारा कितना आ गया? 108 में 100 का गुणा कर देंगे तो 10,000 कितना हो जाएगा? 800। यानी पहले साल का जो मिश्र धन है वो 10,800 रुपये आ गया। कितना आ गया? 10,800 रुपये आ गया। अब इसके बाद दूसरे साल का निकाला जाएगा, यानी हम लिखेंगे द्वितीय वर्ष के लिए, यानी 2 वर्ष के लिए जब निकाला जाएगा तो अमाउंट 2 मान लेते हैं। तो 10,000 इंटू, अब देखिए ये 100 एकम 100 और ये 8 जोड़ेंगे 108 बटे में
100 है, 1 साल का था तो 1 लिखे थे, 2 साल का रहे तो 2, 3 साल का लिए निकालेंगे तो 3 लिखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 108 बटे में 100 गुणे 108 बटे में 100। देखिए 2 जीरो 2 जीरो, 4 जीरो नीचे के हो गए और 4 जीरो ऊपर के खत्म हो गए। अब देखिए 108 में 108 का गुणा करना है, 108 में 108 का गुणा करेंगे तो आएगा। अब देखिए इसके सहारे जो है हम एपी निकाल लेंगे, तो एपी लिखेंगे, क्या लिखेंगे एपी में, देखिए शुरुआती में कितना था 10,000 था, तो 10,000, इसके बाद कितना हो गया अमाउंट प्रथम वर्ष के लिए 10,800 हुआ, कितना हो गया 10,800, 10,800 के बाद कितना हो गया 11,644 रुपये वो बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। 3 साल 4 साल 5 साल के लिए ऐसे निकालते चले जाएंगे। तो अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे, D1 निकालेंगे तो अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं। तो यहाँ पे 10,800 में से 10,000 घटा देंगे, कितना घटा देंगे 10,000। तो देखिए 10,800 में से 10,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा 800 बचेगा, ठीक है। अब D2 निकालते हैं, तो D2 यानी अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे तो 11,000